नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा दर्द ये है कि दिल्ली में रहते हुए वो दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित नहीं कर पाए। कांग्रेस का पूरा वोट शेयर यदि आम आदमी पार्टी के पास जाता है तो आम आदमी पार्टी फिर इस बार बीजेपी को 100 सीटें क्रॉस करने में तकलीफ दे सकती है। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां ऐसी ही एक्साइज पॉलिसीज़ लगातार बदलती रहती हैं और उसमें लाखों करोड़ों का घपला होता है। मैं मानता हूँ एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में खेल तो हुआ, लेकिन इस खेल के जो मंचन करता थे, जो नाटक के जिसने मंचन किया था, ऐसे 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। ऐसे कई भ्रष्टाचार के लेन देन के मामले गुजरात के राज्य में भी होते हैं। गुजरात में आए दिन ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार, क्योंकि फिर वही ईडी का खेल, वही सीबीआई का खेल, वही इनकम टैक्स का खेल, वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का खेल शुरू हुआ। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी दूध की धुली है। जो राजनीति में है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसको घेरता है और आम आदमी पार्टी इससे छुपी नहीं है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? यदि आप आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखें तो आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार दिल्ली में बनाई, उसके बाद वो लगातार सरकार दिल्ली में बनाते रहते हैं और दिल्ली में सरकार में बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा दर्द ये है कि दिल्ली में रहते हुए वो दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित नहीं कर पाए। बहुत प्रयास किया, शाहीन बाग का कांड भी हुआ। इसका करने के बाद भी दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर जो 30-32% था वो 2-4% बढ़ा, लेकिन सत्ता में आने के लिए वो उसके लिए ठीक नहीं था। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस का राज रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास लगातार यह एक अच्छा खासा मत प्रतिशत उनके पास था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा मत प्रतिशत हाईजैक करके कांग्रेस को तो जीरो पे ला दिया, लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो लड़ाई थी अब वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई। आम आदमी पार्टी यहाँ तक नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब पे हमला बोल दिया। पहले बार जब चुनाव लड़े तो वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट लेने तक उनकी क्षमता बढ़ी। बाद में उन्होंने क्लीन स्वीप करते हुए पंजाब में अपनी सरकार स्थापित की। अब एक ऐसी रीजनल पार्टी जो दिल्ली में थी, अब वो नेशनल पार्टी का चोगा पहन के पंजाब में तो सरकार बना गई। अब उनका अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश है, अगला टारगेट गुजरात है। गुजरात में उन्होंने देखा कि कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा वोट शेयर यदि आम आदमी पार्टी के पास जाता है तो आम आदमी पार्टी फिर इस बार बीजेपी को 100 सीटें क्रॉस करने में तकलीफ दे सकती है। हाल ही में बीजेपी ने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी से बचा जाए। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत मेहनत करके बीजेपी को 99 पर रोका, 100 का आंकड़ा पार करने नहीं दिया। बीजेपी का दर्द ये है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, कि केंद्र में हम लगातार सरकार में हैं। 30-35 साल से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है। इसके बावजूद वो सोलंकी जी का 149 का रिकॉर्ड वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस बार 150 पार का नारा लेके बीजेपी उतरी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। आम आदमी पार्टी फिर उनको 96-97 पे ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में जहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पे और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, और सबसे ज़्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्योंकि यदि उनके गृह राज्य में आम आदमी पार्टी हमला बोलकर इस स्थिति में पहुँचती है, ऐसे में उनके लिए बाकी राज्यों में चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो ब्रांड है वो ब्रांड कहीं ना कहीं गुजरात में ही कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसी की बौखलाहट है कि फिर आम आदमी पार्टी की जो स्वच्छ नीति और ईमानदारी की जो बार बार टैगलाइन है कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार को जगह नहीं देते, इसके चलते उनके ऊपर लगातार सीबीआई की रेड हो रही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी रेड हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, उसमें से कुछ निष्कासन नहीं हुआ। फिर इस बार एक एक्साइज पॉलिसी को लेके एक बड़ा खेल दिल्ली में हुआ। मैं मानता हूँ एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में खेल तो हुआ, लेकिन इस खेल के जो मंचन करता थे, जो नाटक के जिसने मंचन किया था, ऐसे 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। उसमें मनीष सिसोदिया भी है, क्योंकि वो एक्साइज मंत्री है। आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इस डर की वजह से बैकफुट पे आते हुए
पुरानी एक्साइज पॉलिसी पे वापस चले गए। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है कि वो एक्साइज नीति में वापस क्यों चले गए। यदि उनको लगता है कि एक्साइज पॉलिसी जो उन्होंने लाई वही सही थी, यदि उससे ही रेवेन्यू बढ़ने वाला था, तो फिर वो रेवेन्यू बढ़ने में नाकाम कैसे हो गई। उनका आरोप है कि एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो व्यापारियों को धमका रही थी और दुकानें न लेने के लिए लगातार प्रेशर डाल रही थी। लेकिन वस्तुस्थिति भी ये है कि जब उन्होंने फ्री फॉर ऑल कर दिया, जब डिस्काउंट पे दारू बिकने लगी, तो सिर्फ दारू की दुकानें जो कंपनियां चला रही थी वो तो सस्टेन हो पाई, लेकिन जो लोग दारू के व्यापार करते हैं उनके लिए एक पे एक बॉटल फ्री देना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये लॉस का धंधे करने के बजाय दुकान ही नहीं चालू करे, इसलिए लोग उसमें से वापस चले गए। ऐसे कई कारण हैं जो एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलतियाँ थी। पैसे का लेन देन तो हुआ, ऐसा जो लोग कहते हैं उसमें मुझे भी नहीं लगता कि कुछ गलत है, लेकिन फिर कहा नहीं होता। जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ ऐसी ही एक्साइज पॉलिसीज़ लगातार बदलती रहती हैं और उसमें लाखों करोड़ों का घपला होता है। लेकिन फिर जब केंद्र में आप सत्ता बीजेपी सत्ता में है, तो फिर राज्य में बीजेपी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिलता है, उन्हें ये बोलने का अधिकार नहीं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने केजरीवाल के पार्टी के चलते कहीं ना कहीं सीधा आरोप तेलंगाना को भी घेरने का प्रयास किया, क्योंकि तेलंगाना में जो टीएसआर की सरकार है और केसीआर वहाँ मुख्यमंत्री है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये जो दो पार्टियां हैं और जो दो नेता हैं, इनका काट अभी तक बीजेपी को नहीं मिला। यही दो लोग हैं कि जो बीजेपी के सीने पे मूंग दलते हुए अपने अपने गृह राज्य में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और बीजेपी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। यही बौखलाहट है कि उन्होंने कहा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी में पैसे का लेन देन हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ और उसके वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के भी और उनकी बेटी कविता उसको भी इसमें घसीटने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे कई भ्रष्टाचार के लेन देन के मामले गुजरात के राज्य में भी होते हैं। गुजरात में आए दिन ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सीधा हाथ है, क्योंकि वो गुजरात राज्य में होता है। यदि ये लेन देन हैदराबाद में हो भी गया तो उसमें केसीआर और उसकी बेटी कहाँ दलाली करते हुए इनको पाए गए, ये तो बीजेपी के नेता ही बता सकेंगे। लेकिन केसीआर भी इस पे चुप नहीं रहे। जो मेरे सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि वो तुरंत ही इन नेताओं को कोर्ट में खींचने का रणनीति बना रहे हैं। दूसरी ओर एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ केसीआर और हाथ से जाता हुआ गुजरात, ये तीनों चीज़ों से बौखला कर लगातार सीबीआई दिल्ली में एक्टिव है। और सीबीआई जब केस बनाती है उस अनुशंसा बनाती है कि आगे पीछे उस धाराओं में ईडी भी एक्टिव होती है। सीबीआई में ज़मानत मिलना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन ईडी का केस लगने पे ज़मानत बहुत मुश्किल से मिलती है। यही मुझे लगता है प्रयास है कि आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्रियों को, एक मंत्री तो ऑलरेडी जेल में है, जैन साहब, सत्यन जैन, अब यदि मनीष सिसोदिया को भी ये ईडी के चक्कर में जेल में डालते हैं तो कम से कम गुजरात के चुनाव होने तक यदि मनीष सिसोदिया जेल में रहे तो बीजेपी का क्लीन इमेज है आम आदमी पार्टी की, उसको कहीं ना कहीं डेंट मिलेगा। लेकिन लगातार केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ही अपने अपने जगह पे अड़िग दिखाई देते हैं और लगातार प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से तकलीफ होती ही ईडी और सीबीआई क्यों एक्टिव होती है, अब इस बारे में डिस्कस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार सैकड़ों कार्यक्रमों में हम इस बात को रेखांकित कर चुके हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। कई बार तो ये होता है कि लोग पूछते हैं कि चुनाव घोषणा हो गई, अभी तक ईडी क्यों नहीं पहुंची। लोगों को आश्चर्य होता है कि ईडी एक्टिव नहीं होती। यदि सरकारी संस्थाओं का ऐसा ही दुरुपयोग किया जाएगा तो आने वाले समय में जब सत्ता बदल केंद्र में होगा तो आने वाली राजनीतिक पार्टी भी वही करेगी जिसके दरवाजे बीजेपी ने खोल दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा जो स्कैम है, अभी एक बस परचेसिंग स्कैम भी होगा, कई स्कैम होते हुए भी उसको राजनीतिक रंग चढ़ने से वो स्कैम नहीं रहते। और लगातार सत्ता में बने रहने के लिए जब आप ऐसे एजेंसीज़ का उपयोग करते हो तो फिर आपकी सही लड़ाई भी गलत साबित होती है। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।